हेलो एवरीवन, क्या हाल है? डूइंग गुड। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसकी तीसरी क्लास कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो कुछ चीज़ें और रह गई हैं, बस वही देखना है हमें। आइए पॉइंट नंबर 18 पे। पॉइंट 18, एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया of a capital asset being rupee denominated bond of an Indian company। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब उस बॉन्ड की जो वैल्यू है वो रूपी में रहती है। जैसे अगर बॉन्ड की कीमत 100 रुपीज़ है तो हम रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बोलेंगे। अगर बॉन्ड की कीमत $100 है तो हम डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड बोलेंगे। बस यही मतलब है। द बॉन्ड हैविंग वैल्यू इन रूपी, और है भी किसका? एक इंडियन कंपनी का है। ठीक है, उसका ट्रांसफर हो रहा है आउटसाइड इंडिया। इंडिया के एक बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऑफ एन इंडियन कंपनी, जो कि इशू कहां पे की गई थी? आउटसाइड इंडिया। एक इंडियन कंपनी रूपी वैल्यू वाला बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू की। एक एक चीज हम लिखते जा रहे हैं। इंडियन कंपनी है, उसने इशू किया बॉन्ड, एक बॉन्ड इशू किया, ठीक है। इस बॉन्ड की रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड था, इसकी वैल्यू थी रूपी में, यानी रूपी 100 मान लेते हैं। इशू कहां किया है? आउटसाइड इंडिया। ये तो बॉन्ड की बात हो गई। अब आगे की बात कर रहा है, कह रहा है उसका ट्रांसफर हो रहा है अब आउटसाइड इंडिया। वो तो आउटसाइड इंडिया इशू की थी कंपनी, वो एक अलग बात हो गई। अब वो आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर हो रहा है। यही आउटसाइड इंडिया इशू हुआ था, फिर अब ये ट्रांसफर हो रहा है आउटसाइड इंडिया ही। ट्रांसफर भी कहां हो रहा है? आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? बाय ए नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब ये क्या है? जब इंडिया के बाहर अगर बेचा गया होगा तो किसने खरीदा होगा? यहां एक नॉन रेजिडेंट ने ही, ठीक है। आउटसाइड इंडिया फिर जो ट्रांसफर हो रहा है किसको हो रहा है? एक नॉन रेजिडेंट को। ये पूरी कहानी है। तो कह रहा है ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये वाला ट्रांसफर नहीं है, यानी इस वाले ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक नॉन रेजिडेंट को बेच रहा है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो कह रहा है कि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी इस नॉन रेजिडेंट के हाथ में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो सबसे पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट रेजिडेंट को भले छूट देते, नॉन रेजिडेंट को तो नहीं देती है। तो ये गवर्नमेंट यहां पे इतना लीनियंट क्यों हो रही है? इतना अपने आप को बड़ा दिखाने की क्यों कोशिश कर रही है? जाओ तुमसे टैक्स नहीं लेते, ऐसा क्यों कर रही है? आइए समझते हैं। इस इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर बॉन्ड बेचा, तो पैसा विदेश से इंडिया में आया। क्या ये बात समझ में आई? विदेश से पैसा हमारे देश में आया, ठीक है। मान लीजिए इस बॉन्ड के जरिए इंडियन कंपनी ने कितना उठा लिया? मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए उठा लिया। कहां से उठाया? विदेश से ये पैसा आया है, राइट। अब ये विदेशी एक दूसरे विदेशी को ये बॉन्ड बेच दे रहा है, तो जो हमारे देश में पैसा बॉन्ड के जरिए आया था वो हमारे देश में पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वो पैसा हमारे देश में पड़ा हुआ है। इसने बेचा भी बॉन्ड, तो हमारी कंपनी को वापस से नहीं बेचा, इसने बाहर ही बाहर बेच दिया। क्यों? क्योंकि इसको टैक्स बचाना था, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ही खोज रहा था कि हम उसको बेचें ताकि कैपिटल गेन ना हो। अब ये वाला नॉन रेजिडेंट फर्दर किसको बेचेगा मालूम है? ये फिर ढूंढेगा आउटसाइड इंडिया एक नॉन रेजिडेंट को, ताकि वो ट्रांसफर ना कहलाए। क्योंकि यही तो कह रहा है कि अगर ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया होता, फिर कैपिटल एसेट बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया बाय ए नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, तो ये ट्रांसफर नहीं है। तो ये वाला नॉन रेजिडेंट भी एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को खोजेगा ताकि हम उसे बेच सके, ताकि ट्रांसफर ना हो, कैपिटल गेन अराइज ना हो। और इस तरीके से हर नॉन रेजिडेंट एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को खोजेगा, कैपिटल गेन अराइज ना हो इसके लिए। और हमेशा पैसा जो इंडिया में एक बार आया था, ठीक है, जो एक बार पैसा बॉन्ड के जरिए इंडिया में आया था, वो हमेशा पैसा इंडिया में ही रह जाएगा। हर विदेशी दूसरे विदेशी को, हमने क्या किया? बहुत सिंपल सा फंडा है। गवर्नमेंट कितनी चालाकी वाली बात कर रही है, कह रही है कि इंडियन कंपनी विदेश से अगर पैसा ले आए बॉन्ड के जरिए, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि वो विदेशी अब दूसरे विदेशी को बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। तो वो विदेशी दूसरे विदेशी को बेचा, वो दूसरे विदेशी को बेचेगा, वो दूसरे विदेशी को बेचेगा, हम पैसा लेके भारी हैं। आपको बात समझ में आई? हमको तो कभी पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। अब अगर वो हमें बेचेगा कंपनी को या फिर किसी रेजिडेंट को,
बेचेगा तब तो रेजिडेंट का पैसा विदेश में जाएगा, और रेजिडेंट को बेचेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। तो वो हमेशा एक नॉन रेजिडेंट को ही खोजेगा कि उसे बेचे। तो गवर्नमेंट ने लॉ इस तरह बनाया है, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है कि तुम नॉन रेजिडेंट को ढूंढो, ताकि जो इंडिया में पैसा आया हुआ है वो हमेशा इंडिया में रह जाए। राइट, आइए आगे देखते हैं। 19, ट्रांसफर ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग a periodic payment of interest made outside India from one non-resident to another non-resident। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को भेजेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है इंडियन कंपनी के लिए तो हमने इतना सुंदर कानून बनाया, अपने लिए भी ऐसे ही बना देते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है, ठीक है, इसको खरीदा किसने? एक नॉन रेजिडेंट ने आउटसाइड इंडिया। अब कह रहा है कि ये नॉन रेजिडेंट अनदर नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को अगर ये बेचेगा तो हम इसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट कितनी सुंदर बात कर रही है, कह रही है मेरे पास जो एक बार पैसा आ गया ना विदेश से, हम चाहते हैं कि मेरे पास ही रहे। अब वो नॉन रेजिडेंट दूसरे को नॉन रेजिडेंट को बेचे, फिर वो नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचे, मेरे पास पैसा आ गया, हम लेके बाहर ही रहेंगे जीवन भर, ठीक है। तो इसीलिए इनका कैपिटल गेन माफ कर रही है। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये विदेशी लोग बेचेंगे, गेन होगा, तो हमारे देश को कोई हक है क्या पैसा लेने का, टैक्स लेने का? हाँ, अगर इंडियन सिक्योरिटीज पे कोई इनकम आती है तो एक्रूड इन इंडिया ही माना जाएगा। ये बात आपने पढ़ी है रेजिडेंशियल स्टेटस में। एक्रूड एक इनकम इंडियन इनकम कब कहलाती है, और इंडियन इनकम पे टैक्स हमेशा इंडिया में देना होगा। ये तो पता ही है कि इंडियन इनकम पे टैक्स हमेशा इंडिया में देना होगा। और एक इनकम इंडियन इनकम कब कहलाती है? जब वो एक्रू हुई है या रिसीव हुई है। वो एक्रू हुई है या रिसीव हुई है। हम मान लेते हैं रिसीव तो विदेश में हो रही होगी, इनको इनकम मान लेते हैं रिसीव तो विदेश में हो रही है, लेकिन एक्रू तो हमेशा इंडिया में माना जाएगा। इंडियन सिक्योरिटी की इनकम हमेशा इंडिया में एक्रू हो रही है ये माना जाएगा, इंडियन सिक्योरिटी की है ना ये, तो दिस विल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्रूड इन इंडिया ओनली, ठीक है। रिसीव कहीं भी हो रही हो, भाई वो इंडिया के बाहर बेच रहा है तो बाहर आ रहा होगा पैसा इसको। Transfer of sovereign gold bond issued by RBI under sovereign gold bond scheme 2015 by way of redemption by an SSE being an individual। देखिए, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, तो ट्रांसफर अगर उसका हो भी जाएगा तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का जो रिडेम्पशन होता है उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या है कि जब वो खुद गवर्नमेंट वापस से लेती है और पैसा देती है। तो मैंने बताया था कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की मेच्योरिटी जो है वो 7 सालों की है, ठीक है। 7 साल बाद गवर्नमेंट उसको रिडीम कर देती है, आपको वापस से पैसा दे देती है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको गोल्ड की वैल्यू पे सर्टिफिकेट देती है और गोल्ड के हिसाब वैल्यू के हिसाब से ही आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू राइज होती है। 7 साल बाद उसको रिडीम कर दिया जाता है जो गोल्ड की वैल्यू होती है उस पर। बीच में हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यही है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इसे ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा, यानी इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो यही सब तो गवर्नमेंट ने फायदा बताया है ना, तभी तो गवर्नमेंट गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड कहती है कि लोग खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21, एनी ट्रांसफर बाय ए यूनिट होल्डर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट और यूनिट हेल्ड बाय हिम इन कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम made in consideration of the allotment to him of a capital asset being a unit or units in the consolidated plan of that scheme of the mutual fund। इतनी अंग्रेजी तो आपको नहीं समझ में आएगी, आइए समझाते हैं अलग तरीके से। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं वो सब कई तरीके के स्कीम बेचते हैं, तभी तो बताए थे आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, तो ये होता है वो होता है, सब बताए थे आपको, ठीक है। तो देखिए, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, मान लेते हैं आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। इसने कई सारी स्कीम म्यूचुअल फंड की लाई है, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। स्कीम ए में क्या है, 80% इक्विटी है और 20% डेब्ट है। इसमें 50% इक्विटी है और 50% डेब्ट है, ठीक है। स्कीम सी में क्या है, इसमें इक्विटी 20% है और डेब्ट 80% है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पता है अगर
मार्केट बढ़ रहा है तो हम कौन से स्कीम में पैसा लगाते हैं? जैसे मेरा क्या तरीका है, मुझे रिस्क लेने की आदत है, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो हम इस स्कीम का म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, आईसीआईसीआई का ये वाला म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, ठीक है, इसको हम परचेस कर लेंगे, जिसमें 80% पैसा मेरा इक्विटी में लगा है, 20% डेप्ट में लगा है। लेकिन जब मार्केट गिरने लग जाती है तो हम बेचते नहीं हैं अपना, हम तुरंत अपना म्यूचुअल फंड का स्कीम चेंज कर देते हैं। हम कंपनी को कहते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड ये वाला स्विच कर दो, स्विच कर दो, हम कहते हैं इसको स्विच कर दो स्कीम सी में। स्कीम सी में इक्विटी में बहुत कम पैसा लगा है, ज्यादा डेप्ट में पैसा लगा है, तो हम जानते हैं डेप्ट में तो फिक्स रिटर्न आता है, तो 80% पे मेरा फिक्स रिटर्न आएगा, थोड़ा सा मार्केट में लगा रहेगा। अगर मार्केट गिर भी रही है तो थोड़ा सा ही लगा है, रिस्क कम है, ठीक है। देखिए मार्केट अगर गिर रही है तो कोई जरूरी नहीं है मेरा शेयर भी गिरे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेरा शेयर भी गिरेगा ये चांसेस ज्यादा है क्योंकि मार्केट ही गिर रहा है पूरा ना। लेकिन बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट हुई है तो गिरते मार्केट में भी कुछ कंपनीज होती है जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, तो हो सकता है मेरा बढ़े ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं रिस्क मेरा कम रहे, इसलिए हमने 20% इक्विटी वाली स्कीम में स्विच कर दिया। तो ये होता है एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करना म्यूचुअल फंड को, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत सारे म्यूचुअल फंड में होता है, बहुत सारे में नहीं भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अच्छा सभी में ये ऑप्शन होता है, बहुत सारे में ये ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी म्यूचुअल फंड इस ऑप्शन के साथ भी बेचती हैं कि आप एक ही स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच भी कर सकते हैं जब चाहे जब। तो अगर मैंने ये स्विच किया है फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम तो इसको ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा। ये मैंने एक बेचा नहीं है, बेसिकली होगा क्या कि इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से यूनिट अलॉट हो जाएगी, इन दोनों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, मान लीजिए इसकी मार्केट वैल्यू स्कीम ए के एक म्यूचुअल फंड की मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, ठीक है, और इसकी मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 85 रुपीज़ थी, ठीक है। और मेरे पास कितनी यूनिट्स थी? मेरे पास यूनिट्स थी 1000। तो मुझे अब इसकी यूनिट अलॉट हो जाएंगी, कितनी यूनिट अलॉट हो जाएंगी? मेरे पास कितनी थी? 1000 यूनिट थी एट द रेट ऑफ 100, तो ये कितना हो गया मेरा 1 लाख रुपया। अब यहाँ पे ये 85 रुपए की मार्केट वैल्यू है तो 85 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए कितनी यूनिट्स हुई, 1 लाख डिवाइडेड बाई 85, ये हो गया 1176 यूनिट हमको अलॉट हो जाएगी इसकी, 1176 यूनिट ऑफ स्कीम सी। अब आपको समझ में आ रहा है? मेरे पास 1 लाख रुपए का स्कीम ए था, जब वो कन्वर्ट होगा स्कीम सी में तो हमको 1176 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। तो ये जो स्विचिंग होती है इसको ट्रांसफर नहीं कहा जाता है। अच्छा, ये स्विचिंग सभी म्यूचुअल फंड में नहीं होती, ये भी जान लीजिएगा। अगर ये ऑप्शन होगा तभी आप स्विच कर पाएंगे, और अगर आपने ये ऑप्शन अवेल करके स्विच किया तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस वाले पॉइंट को आप बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख लें। स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट schemes of mutual fund is not transfer. Switching between different schemes of mutual fund is not transfer. फिर दोबारा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पता है मार्केट बढ़ने लग गई वापस से, हम फटाक से इसकी यूनिट्स को बेचेंगे और स्कीम ए की यूनिट्स में अलॉट करा लेंगे फिर से। तब तक मार्केट वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, इसकी 85 था मान लीजिए, तब तक 105 रुपया हो गया, तो 1176 इंटू 105 जितनी वैल्यू आई डिवाइडेड बाई उस दिन इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी। तो उससे क्या होता है कि मेरे फंड की वैल्यू ग्रो ही कर रही है अल्टीमेटली। तो ये स्विचिंग इसलिए की जाती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट गिर रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड गिरेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इतने समझदार ना बन जाइएगा आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसी को कहा जाता है कि मार्केट बढ़े तो भी आप कमाएं, मार्केट गिरे तो भी आप कमाएं, इसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। और जितने आपको नॉलेज दी जाती है, स्टॉक मार्केट वगैरह सिखाया जाता है, उसमें यही बात सिखाई जाती है, ठीक है। इतना इजी गेम नहीं होता, बढ़ेगा तो हम कमाएंगे, गिरेगा तो हम गवाएंगे, इतना सिंपल होता तो सबको ही को पता होता कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, यू नीड टू हैव ए नॉलेज। और रियल इन्वेस्टमेंट उसी को कही जाती है कि वेदर द मार्केट इज गोइंग टू राइज और इट इज गोइंग टू फॉल, यू आर गोइंग टू मेक इनकम इन बोथ द केसेस, ठीक है। इसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन रिस्क ज्यादा होता है फॉलिंग मार्केट में, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। तो हम इसलिए सेफर साइड होने के लिए हमने क्या किया था, हमने स्कीम सी ऑप्ट कर ली थी। एंड व्हेन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट स्टार्टेड राइजिंग, तो मैंने कहा कि नहीं भाई अब रिस्क कम है, मार्केट तो बढ़ी रही है, तो मेरे शेयर के बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हो चुके हैं, सो आई एम अगेन गोइंग बैक टू स्कीम ए। सो दीज वर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, राइट। अब आइए इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3। अशोक प्राइवेट लिमिटेड हैज कन्वर्टेड इनटू LLP,
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी बन रही है 1/4/2023 को, साल के पहले दिन बन रही है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ अशोक प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस लॉस है इसका। एक बात बताइए, क्या एलएलपी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी इसको? क्या एलएलपी एडजस्ट कर सकती है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस लॉस? यस, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एलएलपी के द्वारा, कैरी फॉरवर्ड बाई एलएलपी। WDV ऑफ द एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का किसको मिलेगा? पूरे साल का एलएलपी को मिलेगा, क्योंकि एलएलपी पहले दिन ही बन गई, फर्स्ट डे ही एलएलपी बन गई। अगर ये साल के बीच में कभी बनी होती तो याद है आपको पीजीबीपी में आपने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? जब भी कोई बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो बिजनेस की, तो क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ देयर वाज नो रीस्ट्रक्चरिंग, और फिर जो डेप्रिसिएशन आता है वो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे बांट दिया जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको? अमलगमेशन का केस, रीस्ट्रक्चरिंग का केस, कि ये कंपनी है एलएलपी बन गई, एलएलपी है कंपनी बन गई बीच में साल के, तो क्या करेंगे? उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे बांट देंगे। यही ना सीखा था आपने? लेकिन यहां तो साल के पहले दिन ही एलएलपी बन गई है, तो पूरा डेप्रिसिएशन किसको? एलएलपी को। तो यहां पे कुछ करना ही नहीं है, फुल डेप्रिसिएशन टू एलएलपी। कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत पहले की है, बताइए अब क्या करें इसका? कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉस्ट पे ही चला जाएगा एलएलपी के पास, इस पे कोई डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है। वीआरएस एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 में 50 लाख रुपए का वीआरएस एक्सपेंडिचर हुआ था। द कंपनी हैज बीन अलाउड डिडक्शन ऑफ 10 लाख इन प्रीवियस ईयर 21-22, बहुत सही। जिस साल हुआ था 1/5 अलाउ होगा उस साल 21-22 में, और फिर 22-23 में अलाउ हुआ होगा 10 लाख, ठीक है। अब बचा क्या? 23-24 इस साल 10 लाख अलाउ हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होना है? 23-24 में 10 लाख, 24-25 में 10 लाख, अब 25-26 में 10 लाख, ये अलाउ हो जाएगा। ये 3 प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इसमें तो कुछ है नहीं हमारे हिसाब से। यहाँ पे बता भी रहा है सॉल्यूशन है ये इसका, देखिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो जाएगा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस लॉस, बहुत सुंदर। जो डेप्रिसिएशन है ये 15%, 10%, 10% पूरा निकाल दीजिए, ये सारा का सारा किसको मिल जाएगा? द इंटायर डेप्रिसिएशन इज अलाउबल इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी। अब कह रहा है कि मान लो, अब इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कह रहा है मान लो कन्वर्जन किस दिन हुआ था? 1/7/23 को। तो 1/7/23 को अगर कन्वर्जन हुआ था, तो जिस दिन कन्वर्जन होता है उस दिन का किसको मिलेगा? 1/7/23 का किसको मिलेगा? यह है 1/4/23, यह है 1/7/23, और यह है 31/3/24। यहां से यहां तक का एलएलपी को मिलेगा, और यहां से यहां तक का कंपनी को मिलेगा, ठीक है। 1/7 का किसको मिलेगा? 1/7 इस डेट का किसको मिलेगा? एलएलपी को, ठीक है। जिस दिन भी कन्वर्जन होता है तो नई वाली एंटिटी को मिलता है, ये भी आपको बताया हुआ है। तो पुरानी वाली कंपनी को कै दिन का डेप्रिसिएशन मिलेगा? अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई 1 जुलाई का एलएलपी को मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 91 डेज। तो इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड, वही अशोक प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है, ए लिमिटेड का मतलब अशोक प्राइवेट लिमिटेड, 91 डेज का डेप्रिसिएशन इनको मिल जाएगा। तो 9 लाख, 9 लाख, 1 लाख, इसका 91 डेज का डेप्रिसिएशन कर दीजिए, 91/365, ठीक है। वैसे तो ये लीप ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 इज एन लीप ईयर, तो यहाँ पे 365 की जगह 366 होना चाहिए था इस साल का, ठीक है। चलिए ये करके हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, अकॉर्डिंगली ये फिगर भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। जनरली आदत होती है ना 365 दिन पे ही कैलकुलेट करने की विदाउट, तो ये बेसिकली लीप ईयर है 23-24, तो दिस वुड बी कैलकुलेटेड ऑन 366 डेज। अच्छा, एक बार ये बात बच्चे ने भी पूछी थी कि सर एग्जाम में हम लीप ईयर का ध्यान ना दें, 365 पे निकाल दे तो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपको 366 दिन पे ही निकालना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो 91 डेज, और फिर 366 में से 91 डेज माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 5 7 275, ठीक है, 275 डेज। तो ये बेसिकली जो कैलकुलेशन होगी 275/366 डेज पे ये कैलकुलेशन होगी, ऐसे ही अकॉर्डिंगली सारे की यही होगी। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन एलएलपी में और अशोक प्राइवेट लिमिटेड में बटेगा। लैंड के लिए कुछ करना ही नहीं है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। और एलएलपी के केस में 10 लाख रुपए का डिडक्शन अभी 3 साल और मिलेगा,
23-24 में, 24-25 में और 25-26 में 3-10 लाख ईच मिलेगा। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन फॉर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पे है। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में आपने क्या देखा है कि देखिए बुढ़ा बुढ़िया हर महीने पैसा उठाते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली वो पे तो करेंगे नहीं, एक दिन मकान उनका बिकेगा, तो जो मकान बिकेगा उसी का पैसा अभी आ रहा है उनको। मैं तो यही कहता हूं कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये लोन थोड़ी ना है, कागजों पे ना लोन है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि एक दिन उनका मकान बिकेगा, उसी बात का पैसा पहले से ही बैंक इनको दे रही है, राइट। तो जब मकान बिकेगा वो ट्रांसफर माना नहीं जाता। जो मकान बुढ़ा बुढ़िया का अगर बैंक एक्वायर कर लेती है उनके डेथ होने के बाद, तो वो ट्रांसफर तो माना नहीं जाता है। ट्रांसफर अगर माना नहीं जाता है तो यानी जो बैंक अभी पैसा दे रही है उसी ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में पहले से ही, क्या ये पैसा बुढ़ा बुढ़िया के हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। तो जो हर महीने उनको पैसा मिलता रहता है ना, उस पर भी टैक्स नहीं देना। मरने के बाद जो बैलेंस पैसा आया और एक्स्ट्रा आया उनके बच्चों को मिला, ऑब्वियसली मिला होगा, जो डिफरेंशियल और होगा, तो क्या वहां पे भी कैपिटल गेन अराइज हो रहा है? नहीं, वहां पे भी अराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कुल मिला के जो मकान बाद में बिकेगा, मतलब टेक ओवर होगा बाई बैंक वो उस मकान का, तो ये ट्रांसफर नहीं है, तो इसलिए कैपिटल गेन ही नहीं है। Mr. Abhik's father, who is a senior citizen, had pledged his residential house to a bank under a notified reverse mortgage scheme. He was getting loan from the bank in monthly installment. The Abhik's father did not repay the loan on maturity, loan पे नहीं किया, and gave the possession of the house to the bank to discharge his loan. How will the treatment of long-term capital gain be made on reverse mortgage transaction? अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा? होगा ही नहीं। Section so and so provides that any transfer of capital asset in the transaction of reverse mortgage scheme made and notified by the central government shall not be regarded as transfer. Accordingly, the transaction made by Mr. Habib's father will not be regarded as transfer. Then no capital gain will be charged on transaction. The amount received by the senior citizen as a loan either in lump sum or installment in the transaction of reverse mortgage scheme would be exempt from income tax. हर महीने महीने जो पैसा आता था लम सम उठाते थे वो सब पे टैक्स नहीं होगा। However, the capital gain tax liability would be attracted at the stage of alienation of mortgage property by the bank for the purpose of recovering the loan. अच्छा, अब बैंक फर्दर जब इसको बेचेगी तो बैंक के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बुढ़ा बुढ़िया का मकान था, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का, बैंक इसको एक्वायर कर लेती है, ठीक है, 12 करोड़ रुपए में, तो ये कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन 12 करोड़ रुपए में बैंक एक्वायर करने के बाद 15 करोड़ रुपए में फर्दर ऑक्शन में बेच देती है, तो बैंक के हाथ में ये कैपिटल गेन आएगा? आंसर इज यस, बैंक के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। बैंक जब उसको पोजीशन लेती है उसका, तो जिस भी वैल्यू पे लेती है वो बैंक के लिए क्या हो गया? बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। बैंक ने 12 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लगा के वो मकान को एक्वायर कर लिया, तो बैंक के लिए एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। बैंक फर्दर इसको 15 करोड़ में बेचेगी, बैंक के लिए कैपिटल गेन आएगा। लेकिन भाई उस बुढ़े का मकान जो 2 करोड़ का था या 10 करोड़ का था, वॉटेवर, उसे जो डिफरेंस 12 करोड़ रुपए में वो मकान बैंक के द्वारा एक्वायर किया गया, तो ये डिफरेंशियल पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, बिकॉज दिस वाज नॉट ट्रांसफर। चलिए, मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर होता है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बताया है कि नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यहां पे आप पढ़ने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 4 एसेट बस आपको रटना होगा। वैसे तो लॉन्ग टर्म पे मिलता है, लेकिन 4 एसेट आपको याद करने होंगे। लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट: बॉन्ड और डिबेंचर। बॉन्ड और डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूं क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, यहां मिलेगा ना तो कभी गेन ही नहीं आ पाएगा। जैसे बॉन्ड पे, डिबेंचर पे मोटा मोटी इंटरेस्ट क्या होता है? बॉन्ड और डिबेंचर पे अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट होगा 7%, 8% का इंटरेस्ट आता है मोटा मोटी, 9% मान लो। कोई कोई बॉन्ड डिबेंचर 10% हो सकता है, बस इससे ज्यादा तो नहीं है फिलहाल आज की डेट में, ठीक है। महंगाई की दर क्या चल रही है हमारे देश में? 7 से 8%। हर समय अलग अलग रहती है, 6, 7, 8% तक चलती है महंगाई। मतलब मोटा मोटी जितनी हमारी महंगाई चल रही है उतना ही हमें ब्याज मिल रहा है बॉन्ड और डिबेंचर में, ठीक है। अब यानी बॉन्ड और डिबेंचर की जो वैल्यू बढ़ रही है, अगर ब्याज नहीं मिल रहा है, बॉन्ड और डिबेंचर की जो वैल्यू बढ़ रही है वो कितना बढ़ रही है?
बॉन्ड और डिबेंचर की जो वैल्यू बढ़ रही है वो मोटा मोटी उतनी ही वैल्यू बढ़ रही है साल भर में जितना ब्याज है। एक बॉन्ड डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसकी वैल्यूएशन में जो अंतर आता है वो 7-8-10% का ही अंतर आता है, और मोटा मोटी महंगाई भी उतनी ही बढ़ रही है। अगर हम उसमें महंगाई का इफेक्ट लगा देंगे तो गेन ही नहीं आएगा, कुछ सरकार को टैक्स ही नहीं मिलेगा। तो सरकार कहती है बॉन्ड और डिबेंचर में हम इंडेक्सेशन नहीं देंगे। अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, दो जगह इंडेक्सेशन देंगे, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में। तो ये गवर्नमेंट के बॉन्ड है दोनों, देखिए कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड गवर्नमेंट का है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई का है, इस पे इंडेक्सेशन देंगे। तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड को तो अट्रैक्टिव बनाना चाहती है ना, ताकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदे। तो बस आपको याद करना पड़ेगा दो बॉन्ड का नाम, और मेरे लिए आप याद कर लेंगे इतना। कभी कभी तो आपको कहता हूं कि भाई याद कर लो, रट लो, ठीक है, तो रट लो, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड पे इंडेक्सेशन फैसिलिटी दे रही है, बाकी पे नहीं देगी। बेसिकली देखिए गवर्नमेंट को अपने वाले पे टैक्स ही नहीं चाहिए ना। देखिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई इशू करती है, ये कैपिटल एसेट, देखिए ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, ठीक है, इस पे कैपिटल गेन वगैरह आना ही नहीं है, इस पे तो कुछ होना ही नहीं है, टैक्स वैक्स लगना ही नहीं है, तो सरकार को ऐसे ही टैक्स नहीं लेना है, तो कुछ भी कह ले। तो बॉन्ड और डिबेंचर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है। फिर देखिए क्या है, शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एज मेंशन्ड इन फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, ये नॉन रेजिडेंट के लिए है, ये इनको कह रहा है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं समझाता हूं आपको। एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी लेके इंडिया आता है, उसे इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है और उसे बेचता है, तो कह रहा है इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम नहीं देंगे। एक नॉन रेजिडेंट इंडियन करेंसी लेके, फॉरेन करेंसी लेके इंडिया में आता है, अभी सुन लीजिए, बाद में प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है ये तो हम आपको रटवाएंगे एकदम। प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ऐसे ही आप बोलेंगे भी, दिस इज एन प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन भी आप पूरी सीखेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन भी कैपिटल गेन की ना ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, इसमें बड़े सारे लॉजिक्स भी हैं, बहुत अच्छी कहानी है ये। अभी के लिए रटिए, 4 जगह इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। पहला हमने पढ़ लिया बॉन्ड और डिबेंचर में नहीं मिलता, लेकिन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है। फिर दूसरा केस क्या है, एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी लेके इंडिया आता है, उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता है, शेयर्स और डिबेंचर्स इंडियन कंपनी के खरीदता है, उसे बेचता है, तो इस पे हम इंडेक्सेशन नहीं देते। अभी तो बस रखना है 4 चीजों को। तीसरा, डेप्रीशिएबल एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, आपने भी पढ़ रखा है, ये तो पीजीबीपी में भी पढ़ लिया था। डेप्रीशिएबल एसेट में क्या होता था, डब्ल्यूडीवी से ज्यादा में बिक जाता था तो कैपिटल गेन आ जाता था, याद आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था, उसमें तो लॉन्ग टर्म कभी होता भी नहीं था, वैसे भी नहीं होता था। अगर 10 साल से भी एसेट रखे हुए हैं फिर भी बेचे तो भी कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सुने थे? सिर्फ आप शॉर्ट टर्म बोलते थे, लॉन्ग टर्म नहीं सुने थे आप। याद करिए, पीजीबीपी में हर जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते थे। डब्ल्यूडीवी से ऊपर बिका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। वहां तो लॉन्ग टर्म होता ही नहीं था, 10 साल भी होल्ड कर लियो तो भी लॉन्ग टर्म नहीं होता था, ठीक है। तो कोई एसेट आप 10 साल भी होल्ड कर लिए हो तो भले आप यहां पे कैपिटल गेन में आ गए हो तो आपके दिमाग में आएगा भाई 3 साल से ऊपर तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेप्रीशिएबल एसेट की कैलकुलेशन कैपिटल गेन की कैसे होती है वो पीजीबीपी में आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ये पीजीबीपी में जो पढ़े थे उसी केस की डिस्कशन कर रहा है कि डेप्रीशिएबल एसेट यू विल नॉट गेट इंडेक्सेशन बेनिफिट other than the asset used by power generating unit eligible for depreciation on straight line basis। अच्छा, जो पावर जनरेटिंग यूनिट थी आपको याद आ रहा है, जिसमें टर्मिनल डेप्रीशिएशन, बैलेंसिंग चार्ज वगैरह आता था, याद आ रहा होगा आपको, वहां पे कैपिटल गेन भी आ जाता था क्या? हाँ, अगर ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर बिक जाए। देखिए डब्ल्यूडीवी से कम बिका टर्मिनल डेप्रीशिएशन, डब्ल्यूडीवी से ऊपर बिका बैलेंसिंग चार्ज, लेकिन अगर ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर बिक जाता था तो कैपिटल गेन आ जाता था। और वहां पे अगर एसेट लंबे समय के लिए होती थी तो लॉन्ग टर्म कहलाएगी, छोटे समय के लिए होगी शॉर्ट टर्म कहलाएगी। लेकिन यहां पे क्या बात बता रहा है कि वहां पे जब लंबे समय की होगी पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में तो वहां इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए ये जो पावर जनरेटिंग यूनिट है ना, इस पे कम फोकस करिएगा। पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए जितनी बात आपको पीजीबीपी में बताई गई उतनी बहुत है, तो हम लोग इतना बोलते भी नहीं, हम तो बस सीधे डेप्रीशिएबल एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा इतना ही बोलते हैं, ठीक है।
ब्रैकेट की बात आपको बता दिया, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहला बॉन्ड और डिबेंचर पे नहीं मिलेगा, दूसरा नॉन रेजिडेंट जो फॉरेन करेंसी लेके इंडिया आता है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता है, फिर शेयर और डिबेंचर खरीदता है, फिर उसको बेचता है, उस पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तीसरा डेप्रिशिएबल एसेट पे नहीं मिलेगा। चौथा, अगर आप स्लम सेल करते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्लम सेल का क्या मतलब होता है? मेरी कंपनी के दो डिवीजन हैं, एक है शू मेकिंग और एक है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब मैं शूज मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता हूं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग मैं करूंगा, शूज मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा। मैं शूज मैन्युफैक्चरिंग का पूरा डिवीजन किसी को बेच रहा हूं। शूज मैन्युफैक्चरिंग के डिवीजन में मेरे पास 100 मशीन है करीब करीब। ठीक है, ढेर सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है शूज की। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है जूता बनाने के लिए, वो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई हर चीज तो पड़ी ही रहती है ना, इंसान जब रनिंग बिजनेस बेच रहा है तो सभी चीज होगी। बड़े सारे डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, मैंने सब उठा के दे दिया सामने वाले को। मैंने कहा ये लो पूरा शूज डिवीजन 10 करोड़ रुपए में हम तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा शूज डिवीजन का जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटीज है, सब हम तुमको दे रहे हैं 10 करोड़ रुपए का। तो यहां पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि अब यहां जब स्लम सेल हो रहा है तो यहां पे बहुत सारी एसेट ऐसी है जो 10 साल पुरानी है, कोई 10 महीने पुरानी है, कोई कल खरीदी गई थी वो भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल एसेट की कैलकुलेशन होती भी नहीं है यहां पे पूरे डिवीजन का कैपिटल गेन निकाला जाता है। यहां पे एसेट का कैपिटल गेन नहीं निकलता है, पूरे डिवीजन का। हम शूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कैपिटल गेन कितना हुआ है ये निकालते हैं, तो इंडिविजुअल एसेट का निकालते ही नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखते ही नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं देखना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखा कैसे जाता है ये भी बताएं। शूज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कब चालू हुआ था, ऐसे बस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन है ये देखने के लिए। इंडेक्सेशन नहीं देते किसी भी एसेट पे, क्योंकि अब एसेट पे इंडेक्सेशन कैसे देंगे, क्योंकि बहुत सारी एसेट कल खरीदी गई है, बहुत सारी एसेट 10 साल पहले खरीदी गई है, तो सब अलग अलग समय की है। सीधे सीधे पूरे डिवीजन को हम सेल कर रहे हैं, इंडिविजुअल एसेट की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, पूरे डिवीजन का कैपिटल गेन निकालेंगे। और डिवीजन का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म ये जानने के लिए देखेंगे शूज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कब खोले थे, कब स्टार्ट किए थे, क्या उसको स्टार्ट किए 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म, बट देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो आइए चलिए फिर से देखते हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म होने पे भी कब कब नहीं मिलता है। नंबर 1, बॉन्ड और डिवेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। नंबर 2, नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी लेके इंडिया आएगा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा, शेयर्स और डिवेंचर इंडिया कंपनी के खरीदेगा, उसको बेचेगा, इसमें इंडेक्सेशन नहीं देंगे। नंबर 3, डेप्रिशिएबल एसेट। नंबर 4, स्लम सेल। राइट, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में आएंगे तो फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। विल स्टॉप हियर।